गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पिछला जो क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में साइंस में क्रॉप रोटेशन का अध्ययन करेंगे। जो हमारे इसमें जो दिया गया था सोइंग ऑफ सीड के बारे में, अब इसमें मैनुअल पढ़ लेते थे। अब क्रॉप रोटेशन में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि a method of replacement of the soil with the nutrients in the grown different crop nutrients। अब इसमें हमको जानना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन मतलब कि फसलों को एक खेतों में जो फसल बोई जाए वो अगले साल दूसरे खेतों में बोई जाए, पुनः फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर उसी खेतों में बोई जाए, तो क्या होता है कि इससे मिट्टी की उपजाऊ जो है अच्छे ढंग से बनी होती है। यहाँ देखिए दिया है कि रूट नूडल्स में हमको ये जानना है कि कुछ जड़ों में गांठें पाई जाती हैं पौधों की। जैसे हमने लेगुमिनस प्लांट यहाँ दिया है कि इसमें लेगुमिनस प्लांट जिसे होते हैं ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं कि वातावरणीय नाइट्रोजन को क्या किससे बदलते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी दलहनी फसलें हैं, जो हमारे खेतों में दलहनी फसलें बोई जाती हैं, लेगुमिनस प्लांट जिसे हम बोलते हैं, उनके बोने से क्या एडवांटेज है हमारे किसानों को, इसको हमको जानना चाहिए कि लेगुमिनस प्लांट की जो रूट होती हैं उस रूट में जितने भी लेगुमिनस दलहनी फसलें होती है इनकी रूट्स में क्या होते हैं, नूडल्स गांठें पाई जाती हैं। अब इन गांठों में क्या होते हैं कि कुछ नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया आपको समझना चाहिए कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब कि इसमें नाइट्रोजन को स्थिरीकरण मतलब अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं, और कहाँ के, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इस वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में। अब जब वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो निश्चित रूप से वहां नाइट्रोजन चला गया और नाइट्रेट एक जो है फर्टिलाइजर बन गया, और ये फर्टिलाइजर किसके लिए काम करेगा, इन पौधों की ग्रोथ के लिए काम करेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स देगा। इसीलिए इनमें यूरिया कम डाला जाता है दलहनी फसलों में, तभी हमारा काम चलता है। ठीक है, अब देखिए ये है लेगुमिनस प्लांट। अब इसमें कुछ एग्जांपल है कौन कौन से बैक्टीरिया हो जाता है कि कौन कौन से हमारे नाइट्रोफाइन फिक्सिंग या नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया हैं, तो आप लोग जानेंगे उसमें कि राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, नास्टाक, क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, ये सारे क्या हैं कि नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, सब जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक नया है आ गया इरिगेशन, सिंचाई वाला पॉइंट। ठीक है, अब सिंचाई वाला पॉइंट पे सिंचाई के बारे में, अब सिंचाई में देखिए कि दिया है कि इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल्स, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप एज। देखिए कि फसलों को जो है सिंचाई खेतों में की जाती है, और ये एक विशेष प्रकार का जो है फसलों को मतलब कि क्या कहते हैं कि बहुत ही एसेंशियल होता है, सबसे जरूरी होता है, आवश्यक चीजें है फसलों में सिंचाई एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेज होता है। ठीक है, फसलों के लिए देखिए जर्मिनेट ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। कभी भी जो बीज जर्मिनेट हुआ है वो आगे नहीं बढ़ सकता है किसके, विदाउट इरिगेशन के, सिंचाई के। दिया है रूट फेल टू डेवलप एंड एलोंगेट इन ड्राई सॉइल विदाउट वाटर। बिना पानी के कोई भी जड़ जो है न वो पौधों को भोजन बना पाएगी और न ही वो आगे विकसित कर पाएगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कोई पोषक पदार्थ मूव नहीं करेगा पूरे पौधों में बिना पानी के। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, मतलब कि कभी भी गर्मियों के सीजन में पौधों की सुरक्षा देता है। कौन, पौधे के अंदर की जो जल भरा होता है, ऐसे कोई प्लांट है इसके अंदर जिसके सेल्स होते हैं, इसमें यदि क्या होते हैं कि पानी की सिंचाई होती रहती है तो इसे कोई भी गर्मी का मौसम या कोई हॉट मौसम जो है इसे को प्रभावित नहीं करता है पौधों को।
यदि आप देखे होंगे कि ठंडक में भी बताया जाता है कि पड़ता है ठंडक में पाला, कि इस पौधों के अंदर जो होता है इसकी जो सेल्स होती है कोशिकाओं में, यदि हम खेतों की सिंचाई करके छोड़ देते हैं, जिन खेतों की सिंचाई हम करते हैं, जैसे हमारा समझ लीजिए कि ट्यूबर की एक खेती है, जैसे आलू की खेती है, पोटैटो की, उसमें क्या होता है कि हम पाले के सीजन में, ठंडक के सीजन में, विंटर में यदि हम खेतों में पानी भरा होता है, सिंचाई होता है, तो इससे पाला नहीं मारता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके अंदर पानी भरा होता है और इसकी कोशिकाओं में पूरी तरह से वाटर होता है और इसको पाला कुछ नहीं कर पाता है। बट यदि ये सिंचाई नहीं करते हैं तो पाला इसको जो आता है तो इसको प्रभावित करता है और ये पौधा सूख जाता है। ठीक है, तो ये है सिंचाई के कुछ एडवांटेज आपने देखा। फिर आप इसमें देखेंगे कि दस वाटर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मतलब कि फसलों को अच्छे विकास के लिए प्रॉपर सिंचाई होनी चाहिए। दिया है वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। इनको अधिकतर मतलब कि क्या है कि रूट सिस्टम जो जड़ तंत्र है इनको क्या करता है, अब एब्जॉर्ब अवशोषित करता है along with water minerals and also the absorbed, है ना, जिसके माध्यम से क्या करते हैं ये पौधे कि खनिज पदार्थों को भी जो है मिट्टी से अवशोषित करके क्या है पौधों तक भेजते हैं। मतलब कि पौधों की जो जड़ें होती हैं ये वाटर के द्वारा जो है मिनरल्स को मिट्टी से ले लेती हैं और इनको क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं किसको, सूट सिस्टम को। ये रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है सारे मिनरल्स एंड वाटर किसको, सूट सिस्टम को। अभी जो यहाँ से इनकी रूट में जो सिस्टम होता है, रूट सिस्टम में इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका नाम हमको जानना चाहिए कि क्या होता है रूट सिस्टम में जो प्रोवाइड करता है सूट सिस्टम को। तो रूट सिस्टम एक होता है जिसको नाम देते हैं हम जाइलम। क्या नाम देते हैं, जाइलम। और ये सूट सिस्टम में होता है फ्लोएम। ये जाइलम सारे जो है वाटर मिनरल्स इत्यादि को अपने द्वारा फ्लोएम को देता है और फ्लोएम पूरे प्लांट को जो है वो जल और मिनरल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया इसमें सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है, इसके सोर्स कौन से हैं, किसके द्वारा हम लोग सिंचाई करते हैं। अब इस टेबल में दिया है कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन दो तरीके से है, एक ट्रेडिशनल मेथड है और दूसरा क्या है, मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मींस होता है पुरानी विधियों से कैसे खेतों की सिंचाई हुआ करती थी, है ना, मोट मतलब पुली सिस्टम से, इस तरीके से पुली से खींच करके पानी को खेतों में गिराया जाता था कुएं के द्वारा। ठीक है, दूसरा है चेन पंप के द्वारा, चेन चलता था उसके द्वारा पानी बाहर निकलता था, चेन पंप बाल्टी लगा दिया जाता था उसमें चेन के द्वारा चलता था। तीसरा है ढेकली के द्वारा पीछे जो है कोई लोड दे करके इसे एक बांस के द्वारा इस तरीके से कुएं से पानी निकाल करके खींचा जाता था और जो है खेतों की सिंचाई किसान करता था। फिर दिया है रहट, है ना, लेबर सिस्टम, रहट के द्वारा कि जानवरों से इस तरीके से जैसे कोल्हू चलता था, सेम चला के रहट चलाया जाता था और पानी की सिंचाई हुआ करती थी। ठीक है, ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन हमारे मॉडर्न मेथड में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर मींस होता है कि पाइप में कई जगह से, मोटी पाइप में कई जगह से नोजल के द्वारा जो खेतों की सिंचाई फव्वारे के द्वारा करते हैं। और एक है ड्रिप मींस होता है खेतों में पाइप ऐसा फैलाया जाए कि जहां पौधे की जड़ हो वहीं उसका जो है एक होल हो और उस होल के द्वारा उसकी रूट तक जो है जल को पहुंचाएं और कम जो है वाटर से मतलब कम पानी से अधिक खेतों की सिंचाई अच्छे ढंग से हम सही जगह पे कर सकते हैं और कम समय में। ठीक है, तो ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया और एक ड्रिप सिस्टम हो गया। दो विधि हमारे क्या है, ये मॉडर्न मेथड है। अब इसके बाद हमारा आता है पॉइंट वेडिंग रिमूवल ऑफ वेड्स, मतलब कि खेतों से खरपतवार को कैसे हम नाश कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हमारे ट्रोवेल्स हैं, जैसे खुरपी हम बोलते हैं, ट्रेम्बलर्स आप यूज देते हैं, फावड़ा इत्यादि जो बीज से निकाल सकता है मिट्टी को, कुदाल इत्यादि से, ये चीजें हैं। और खेतों की निराई गुड़ाई करके जो है हम खेतों को स्वच्छ रखेंगे, अन्यथा उसमें ये क्या करते हैं, फसलों को दबा देते हैं, नुकसान कर देते हैं और हमारा जो है अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है ना। या स्पेयरिंग ऑफ वेडिसाइड, मतलब कुछ ऐसे खरपतवार नाशी कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो हम खेतों में डालते हैं और खरपतवार नाश हो जाता है, उसके बाद हमारी फसल सही बनी रहती है। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग, इसके बाद हम यहां तक पहुंच गए तो हमारा लास्ट में क्या आता है, वेडिंग हो गया, हार्वेस्टिंग। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई कैसे करते हैं। देखिए दिया है कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ गार्डन क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स आफ्टर द क्रॉप हैव दे
मेथड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। मतलब जब फसल पूरी तरह से पक जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, पहले हमारी पुरानी विधियां क्या थी, है ना, सिकल, मतलब क्या है, हंसिए के द्वारा फसलों को काटते थे। फार्मर यूज सिकल टू हार्वेस्ट द क्रॉप स्पेशली व्हीट, मैच एंड पैडी। धान, गेहूं या मक्का को हंसिए के द्वारा ही काटा जाता था, ठीक है। द ट्रैक्टर ड्राइवन मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग टू आल्सो यूज्ड फ्रॉम हार्वेस्टिंग व्हीट एंड पैडी। धान और गेहूं को ट्रैक्टर के द्वारा उसको फिर हार्वेस्ट किया जाता था। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर पल्ड मेनली बाय द फार्मर्स। मतलब कि यदि फल इत्यादि हो तो उसको जो है क्या करते हैं, हाथों से इत्यादि जो है किसान क्या करते थे, तोड़ करके इकट्ठा करते थे। अब आता है थ्रेसिंग। जब फसलों को काट लेते हैं तो उसकी थ्रेसिंग मतलब होता है मड़ाई करना, उसको दबाना, ठीक है। अब दो तरीके से है कि मेनली बाय स्टिकलिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग क्रॉप अगेंस्ट हार्ड सरफेस। किसी एक कठोर जगह पे उसको पीट पीट करके हम लोग जो है धान इत्यादि से पिटाई करते हैं, पिटवा करके मजदूर लगा करके लोग पिटवाते थे, ये हार्ड सरफेस के द्वारा होता था। या बाई मशीन कॉल्ड थ्रेसर, या तो उसको थ्रेसर में ला करके हम लोग दान लेते थे। ये दो विधियां थी। फिर उसके बाद आता है बिनोइंग, ठीक है। अब बिनोइंग करने के बाद मतलब ओसाना, उसको जब हम लोग दाते थे तो फिर उसके बाद हवा के द्वारा फैन लगा करके ओसाते थे, है ना, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। लेकिन इसकी एक मॉडर्न मेथड आ गई कि अब एक कंबाइंड मशीन देखिए दिया है ना कि अब लास्ट में कि उसमें वो कुछ करना नहीं आपको है, उसमें वो सब कुछ करता है यहाँ से, थ्रेसिंग से ही नहीं। अब एक कंबाइंड मशीन का काम है कि वो हार्वेस्ट करेगा, फिर उसके बाद उसमें थ्रेसिंग करेगा, फिर विनोइंग ओसाएगा। तीनों सिस्टम उसमें होता है हार्वेस्टिंग में। देखिए कंबाइन में, उसका नाम इसलिए कंबाइन पड़ेगा, कंबाइन मशीन में तीनों सिस्टम होता है। एक जो इस समय मॉडल में आया है इस समय हमारे एग्रीकल्चर में हार्वेस्टर, उसका नाम है कंबाइन मशीन का। तो हार्वेस्ट करेगा, थ्रेसिंग करेगा एंड विनोइंग ओसा करके फिर हमको क्या कर देगा, ग्रेन, अनाज को हमको देता है, ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अब अनाज को कैसे स्टोर करेंगे, देखिए दिया भी है कि यहाँ आप देखोगे कि जूट बैग्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। मतलब कि जूट के बोरे में इनको हम कैसे, है ना, इकट्ठा करते हैं। गेहूं अनाज को सुखवा करके, ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारे धान है उनको सुखवा करके ही रखे, नहीं तो उसमें जो है नमी आएगा तो फिर क्या होता है, नुकसान होता है। फिर सॉइल फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, फिर इस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर में इसको रखा जाए। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन जर्मिनेशन, ठीक है, स्टोर करना है। फिर उसके बाद आता है लास्ट में ग्रीन रिवोल्यूशन। मतलब कि ग्रीन रिवोल्यूशन में होता है हरित क्रांति। हमारे भारत में हरित क्रांति पूछा भी जाता है किस वर्ष आया था, 1960 टू 80 के बीच बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, द ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 80s डिस्क्राइब द ग्रीन रिवोल्यूशन इन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। मतलब कि हरित क्रांति हमारे देश में आने से किसानों को एक बहुत बड़ा जो है ये मुख्य धारा से जुड़े और एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है हरित क्रांति। और इसमें किसानों को कृषि से संबंधित कैसे नए जो है बीज का उपयोग करना है, कृषि यंत्रों का उपयोग करना है, रासायनिक खादों का उपयोग करना है, ताकि इनका प्रोडक्शन अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। ये हरित क्रांति का है, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे कि फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ ऐसे फूड है जो जानवरों से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे ए नंबर ऑफ फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी एंड फिश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। भाई ये सबको पता है कि जानवरों से सबको हमको मिलता है। Rearing of animals on large scale with the proper food, shelter and care is called animal husbandry. Animals are raised in farms. इनको जो बड़े पैमाने पर इनकी जो हमको पैदा करना है तो फार्म्स इसके डाले जाते हैं। कुछ अब देखिए, डिड यू नो, कुछ आप इसके बारे में जानिए कि लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ हनी, बड़े पैमाने पर यदि हम शहद का उत्पादन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। मतलब मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर। यदि बड़े पैमाने पर यदि हम मछली का उत्पादन करते हैं तो पिसीकल्चर कहलाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फ्लावर तो फ्लोरिकल्चर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं लार्ज स्केल ऑफ रियरिंग ऑफ जो है, यदि आप कह दें कि रेशम का पालन करना है तो वो जो है
सेरीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, दिया है कॉड लीवर ऑयल, मतलब मछली के जो यकृत का जो तेल होता है जिसको ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश इज द रिच इन विटामिन डी। ये विटामिन डी के लिए बहुत ही बड़ी होती है, विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है मछली के जो है यकृत से। मिल्क, एग्स एंड फिश आर रिच इन प्रोटीन। ठीक है, कुछ दूध है, अंडे हैं, मछली हैं, इन सबसे क्या है ये प्रोटीन के बहुत धनी माने जाते हैं। मीट इन रिच सोर्स ऑफ द फैट्स एंड प्रोटीन। मीट और क्या होता है, मीट क्या होता है, मांस, ये जो होता है फैट और प्रोटीन का जो है इसमें अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ और इसका कुछ आप नीचे कुछ फैक्ट है उसको देख लीजिएगा और फिर आपको एक एक्सरसाइज वर्चुअल क्लास में आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज में कि पूरा बुक सबसे पहले आप जो है परचेज कर लें और उसके बाद जितने एक्सरसाइज दिए हैं चाहे मल्टीपल चॉइस का हो, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स हो, स्टेट जो है इधर ये क्या करना ट्रू फॉल्स का दिया है, फिर आप मैच वर्ड दिया है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जितने हैं ये सब कुछ आप कंप्लीट करके अपने कॉपियों पर हम रेडी करेंगे। लेकिन बुक को 1-2 बार रिवाइज कर लें और इस तरीके से थोड़ा सा समझ करके आप अच्छे से करें। ठीक है, धन्यवाद।